हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके बाद मौलिक अधिकार और संसदीय प्रणाली के बारे में। किसके बारे में? संसदीय प्रणाली के बारे में। और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इसमें सारे वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसके बाद उनकी व्याख्या की गई। उनसे जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी दिए गए हैं, और इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो, इसकी कुछ व्याख्या की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। और ये तीनों जो शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी जो भावना है, ये जो तीनों शब्द लिए गए कहाँ से? फ्रांस से लिए गए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बंधुत्व की भावना पर आधारित है, जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है? भाग 4 में। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 तक। और जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं? तो बताएंगे हम लोग आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन देख लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है, इसका आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट दिए गए इनमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यहाँ पे कौन से भाग में दिए गए नीति निर्देशक तत्व? बताएंगे भाग 4 में। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद निम्नलिखित थे। कौन कौन से जोड़े गए? अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया, जिसमें क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में है। उसके बाद अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया, इसमें क्या है? उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। क्या है? उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। उसके बाद अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया, इसमें क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब देखो ये आर्टिकल जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक प्रकार ये सीधा सीधा बनता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो हम लोग बताएंगे अनुच्छेद 48 का काम है। ठीक है। या फिर पूछ लिया जाए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता कौन से आर्टिकल में है? तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 39 के काम है। तो ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किन चीज़ों का राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। राज्यों को, प्रत्येक राज्य को नीति बनाने समय, कोई योजना बनाते समय राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको ध्यान में रखकर कोई भी योजना बनानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं।
अब यहाँ पे देखो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। या फिर सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्थिक न्याय के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 38 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अब यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। उसके बाद संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक और आयरलैंड से इनको लिया गया है, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। किसका अंग है ये? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक प्रकार का अंग है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 39 का घ। अनुच्छेद 39 के घ में उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह मूल अधिकार नहीं है किंतु एक संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। यह क्या है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो कुछ व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ देखो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 21 का। किसके द्वारा? अनुच्छेद 21 का के द्वारा। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो बताएंगे हम लोग 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो बताएंगे हम लोग 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह ऑप्शन गलत दिया गया है। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार और हस्तांतरणीय अधिकार है। यह भी क्या है? गलत दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित और हस्तांतरणीय अधिकार है। यह भी क्या? गलत दिया गया है। गलत दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ये क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं, तो बताएंगे हम लोग भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। और कितने से कितने अनुच्छेद में है, तो ये 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें से, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन कौन से जो है मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 20 और 21। और एक क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे कि मूल अधिकारों को संरक्षणकर्ता किसे बोला जाता है, तो बताएंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। उसके बाद अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो क्या है, जो तीनों दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा
ये सभी। अब यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 के का में, भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 4 के का में दिए गए हैं। और कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो बताएंगे 51 के का में दिए गए हैं। और इनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में बताया गया यहाँ पे। जैसे कि पहला है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। उसके बाद अतः विकल्प में दिए गए कथन मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों कथन क्या है? सही है। अब देखो, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मूल कर्तव्य बताएंगे? 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन से भाग में? भाग के 4 के काम है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के काम है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो मूल कर्तव्य हैं वो किस समिति के आधार पर शामिल किए गए थे? तो बताएंगे हम लोग स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो मूल कर्तव्य है ये कौन से देश से अपनाए गए हैं? तो बताएंगे हम लोग रूस से। कहाँ से? रूस से अपनाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। अब ये देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कौन लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकार जो लागू करता है जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कौन लागू कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और जो है उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जारी कर सकते हैं रिट? तो बताएंगे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाग 4 के का में, किसमें? भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, कुछ पॉइंट दिए गए, यहाँ पे भाग दिए गए हैं और यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है। और भाग 4 के काम क्या है? मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में शामिल है। अभी देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कितने मौलिक अधिकार होते हैं? 6 मौलिक अधिकार होते हैं। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं यहाँ पे देखो दिया गया है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक जो है होते हैं। देखो, समानता का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से 24 तक। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से 28 तक। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों को सब याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार से। अब यहाँ देखो, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 वाले भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये रिट 5 प्रकार के हैं। कौन कौन सी 5 प्रकार के? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पाँचवा है अधिकार प्रच्छा। उसके बाद एक पॉइंट देखो यहाँ पे और दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी कर सकता है। और एक इसके अंतर्गत आती है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। और मौलिक अधिकार
किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है, 12 से 35 तक दिया गया है, और कौन से भाग में दिए गए हैं तो लिख लो भाग 3 में दिए गए हैं। तो सारे इसके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ देखो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, तो बताएंगे हम लोग 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब किए गए? 1976 में। उसके बाद पूछ लिया जाए कि यहाँ पे थोड़ा देखो मिस्टेक हो गई, इसको क्वेश्चन को सही कर लीजिए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कितने हो गए थे? 10 शामिल किए गए थे, और एक जो मौलिक कर्तव्य उसको बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सही कर लीजिए इसको, 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर पूछ लीजिए क्वेश्चन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, तो बताएंगे हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए। और कौन सी समिति के आधार पर? अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मूल कर्तव्य शामिल किए गए। और जब 42वें संविधान संशोधन में द्वारा जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, उनमें से जो मूल कर्तव्य की संख्या थी वो कितनी थी? 10 थी। उसके बाद फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य प्रभावी हैं। और देखो एक कब जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और एक जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। उसके बाद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत। और प्रेजेंट टाइम कितने हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। और कौन से भाग में है? तो भाग के 4 के का में है। ठीक है, तो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। तो शामिल किया गया किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, और ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ये देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कूटों का सही उत्तर चयन करें। यहाँ पे सूची और प्रावधान दिया गया है, यहाँ पे सूची और अनुच्छेद दिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन जो ए नंबर है, धर्म वंश जाति लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 15। किसमें? अनुच्छेद 15 में बताया गया है। उसके बाद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये बताया गया है अनुच्छेद 24 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 24 में बताया गया है। उसके बाद अगला है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण, यह बताया गया अनुच्छेद 22 में। किसमें? अनुच्छेद 22 में। उसके बाद अस्पष्टता को उल्लंघन बताया गया अनुच्छेद 17 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ए को सेकंड से मैच करेंगे, बी को थर्ड से, सी को फर्स्ट से, और डी को फोर्थ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों एवं नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 29 में है भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 जो है किसको? अल्पसंख्यकों को एवं अपने रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करना, ये है अनुच्छेद 30 में। तो सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। कौन से आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 21 का ए से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। कौन सा? आर्टिकल 23 जो है वो जबरदस्ती मजदूरी कराने और मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। कौन सा? संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है। अभी देखो हम लोग को आर्टिकल 29 पढ़ा था, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा इसमें दिया गया है, और अनुच्छेद 30 भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं इसमें से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। किसको? उच्चतम न्यायालय को। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। साधारणतः संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक अधिकार उनकी संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं, और पहले जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। उसके बारे में हम लोग देखो पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन से भाग में मौलिक अधिकार है, तो बताएंगे भाग 3 में है। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कौन से? 12 से 35 तक के बीच में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार है। उसके बाद जो एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और कौन से आर्टिकल को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ये रिटें 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। ये क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। ये क्या है? यह सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसको आदर्शों की कद्र करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों ही ऑप्शन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पे लोक चुनाव में वोट डालना ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण पर। किसके? उत्प्रेषण जो रिट होती है इसके अनुसार उत्प्रेषण के अनुसार न्यायालय या फिर अवर न्यायालय जो होता है किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी SSSC के एग्जाम में वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग संसदीय प्रणाली के बारे में, क्योंकि हमारी बैटरी खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।